हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको कार्य और कार्य के ऊपर जितने आपके प्रश्न बनते थे सारे हमने कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज की हेडिंग डालिए, जो टॉपिक है हमारा वो है ऊर्जा। तो देखिए, ऊर्जा के बारे में हम पढ़ते हैं। ऊर्जा क्या है? आज तक आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। जैसे मैंने आपको कार्य के बारे में बताया था कि कार्य भी साइंस की भाषा में कब माना जाता है कि कार्य हुआ है। उसी तरह से ऊर्जा के लिए अगर हम मानते हैं, जब ऊर्जा के लिए बोलते हैं, तो ऊर्जा की भी एक परिभाषा होती है साइंस के अकॉर्डिंग, और उस ऊर्जा के बारे में आज हमने पढ़ना है। देखिए, जितनी भी चीज़ें हमने कार्य के बारे में पढ़ी थी, सब में कहीं न कहीं ऊर्जा का ही कारण था। चाहे हमने किसी कार को एक दिशा में चलाया, चाहे किसी बक्से को हम धकेल रहे हैं, या फिर कोई चीज़ हमारे ऊपर कार्य कर रही है, तो कहीं न कहीं ऊर्जा जो है वो वहाँ पर लग रही थी। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि ऊर्जा है क्या, वो देखते हैं। देखिए, शाबाश, लिखिएगा। किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु, इंसान है, कोई भी है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। बस ये डेफिनेशन थी। आसान है कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता का मतलब कितना कार्य वो कर सकती है, वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा के बारे में जब कभी भी पढ़ना हो तो हमें एक चीज जरूर निकालनी होती है, वो होता है कार्य। अगर कार्य हमें पता चल जाए तो कार्य से हम ऊर्जा का पता कर सकते हैं। जो जितना ज्यादा कार्य कर सकता है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ऊर्जा होगी। यानी कार्य करने की क्षमता जिसकी ज्यादा है उसमें ऊर्जा ज्यादा है, कार्य करने की क्षमता कम है तो उसमें ऊर्जा कम कही जाएगी। तो ये तो हो गया ऊर्जा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा का मापन। ऊर्जा का मापन पढ़ते हैं। ऊर्जा का मापन क्या है वो देखिए। ऊर्जा को कैसे मापा जाए ये देखते हैं। किसी वस्तु ने जब कोई कार्य किया हो, किसी वस्तु द्वारा कोई कार्य हुआ हो, तो उस कार्य को करने में या उस कार्य को करने के लिए जितनी उसके अंदर अक्षमता है, वो उसकी क्या कहलाता है, ऊर्जा का मापन। मान लिया कोई कोई भी व्यक्ति है, वो किसी बक्से को धकेल रहा है, वो 10 न्यूटन बल के साथ उसको धकेल सकता है। इसका मतलब उसमें कहीं न कहीं जो ऊर्जा है वो 10 न्यूटन के बल से जो बनेगी उसके बराबर है। और वही इंसान अगर उसी बक्से को 15 न्यूटन के बल से धकेल रहा है, तो मतलब उसमें ऊर्जा ज़्यादा है, उस केस में ज़्यादा है। दोनों केस में ही वही इंसान है, वही बॉक्स है, उसी बॉक्स को धकेलना है। एक में 10 न्यूटन का बल लगाया, एक में बल लगाया उसने 20 न्यूटन का, मान लिया 15 न्यूटन का, तो एक में ऊर्जा कम लगी, एक में ऊर्जा ज़्यादा लगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा कैसे मापी जाए? ऊर्जा को मापने के लिए कार्य को मापा जाता है, कार्य को मापने के लिए बल और विस्थापन को देखा जाता है। तो यही चीज़ें सिर्फ क्या है, ऊर्जा से रिलेटेड रखती हैं। तो ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे? किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की क्षमता को माप कर हम ऊर्जा का पता कर सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता मतलब सिंपल, इसका मतलब क्या है, कार्य को कार्य को माप कर, मेजर करके, मापने का मतलब क्या है, मेजर करके, यहां पर माप कर ऊर्जा का मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है। कि किसी भी कार्य को, जब कोई भी वस्तु कोई कार्य करती है तो कार्य करने की क्षमता को कैसे मापते हैं, उसका कार्य को माप लिया जाता है। कार्य को मापने के लिए फॉर्मूला भी दिया गया है। तो उस कार्य करने की क्षमता को अगर माप लिया जाए तो उस समय हम उसकी ऊर्जा का मापन भी कर चुके हैं। तो ये तो हुआ कार्य
के द्वारा ऊर्जा मापने का कार्य है, मतलब कि जो मापन कैसे करेंगे, और ऊर्जा के बारे में। अब हम इसके जो दो मेन पॉइंट है, जो हम हर एक आने वाली नई चीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर एक नई भौतिक राशि के बारे में दो चीजें तो हर में हमेशा ही पढ़नी होती हैं। पहली चीज, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। यानी एसआई मात्रक जो है वो है इसका जूल। ये आपने ध्यान में रखना है। और इसका जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक, वो होता है अर्ग्स। वो क्या होगा? अर्ग्स होगा। अभी अर्ग्स और जूल, जैसे किलोग्राम और ग्राम, ऐसे ही जूल और अर्ग्स दो आपस में क्या है, एक उसका एसआई मात्रक और दूसरा उसका सीजीएस मात्रक है। सीजीएस छोटा मात्रक होता है, एसआई बड़ा मात्रक होता है। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए इनके मात्रक के बारे में। इसका जो मेन एक दूसरा पॉइंट है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्य करने की क्षमता, मतलब जो कार्य है, वही उसका क्या है, ऊर्जा के बराबर है। और कार्य क्या है हमारा, एक जो कार्य होता है वो क्या है, एक अदिश राशि है। और कार्य अगर एक अदिश राशि है, बराबर है ऊर्जा के, तो ऊर्जा भी क्या होगी, एक वो भी हमारी क्या होगी, अदिश राशि होगी। मतलब उसमें कोई भी ये नहीं होता कि ऊर्जा हम दाएं से बाएं दे रहे हैं, बाएं से दाएं दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ। कहने का मतलब क्या है, हम उसकी पार्टिकुलर दिशा का हमें नहीं पता होता। ठीक है। तो ये तो था सारा कुछ ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा एनर्जी के बारे में। जैसे कोई भी चीज़ है, ऊर्जा हर एक चीज़ में मिल सकती है हमें, हर एक चीज़ में ऊर्जा। ऊर्जा जो है द्रव्यमान के साथ रखी जाती है। आगे चल के आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे नियम आएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि जो ऊर्जा है वो कैसे रहती है, किसी भी वस्तु के अंदर कैसे रहती है, और किस स्थिति में कैसे ऊर्जा बनती है। ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है, भेजा जरूर जा सकता है। जैसे मान लिया कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर रुकी हुई है, मैंने यहाँ से जोर से एक क्या किया, यहाँ से ऐसे बल लगाया, मतलब मेरे अंदर इसमें एक ऊर्जा अभी आएगी, आगे आएगा आपका ये टॉपिक। ऊर्जा जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाई और ये आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया इसने, तो इसके अंदर भी क्या आ गई, एक ऊर्जा आ गई, एक एनर्जी आ गई। ठीक है। जैसे कई बार हम कार बंद हो जाती है, हम उसको धक्का लगाते हैं, हमारी ऊर्जा देते हैं, हमारी ऊर्जा तो क्या हो जाती है, हमारी ऊर्जा तो उसमें लग जाती है। और एक चीज और पॉइंट लिखिएगा इसमें, कि एक मेन पॉइंट और लिखिएगा, जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, हानि होती है। वह जिस वस्तु पर, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है, किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। बड़ी बारीकी से इस लाइन को समझते हैं कि जैसे हम कार को धक्का लगाते हैं, जब वो बंद है हम उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारे द्वारा ऊर्जा उसको देते हैं, तो हम तो थक जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर हमने कार्य किया है, तो हमारे अंदर उस ऊर्जा की हानि हुई है। लेकिन जब वो कार चल जाती है, चलना शुरू कर जाती है, तो उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है, वो चलना ही शुरू कर देती है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमने हमारी ऊर्जा को उस कार में क्या कर दिया, बदल दिया। हमारे अंदर हानि हुई, उसके अंदर वृद्धि हो गई, वो चलना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से आप सकते हो कि किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य करने में
उस वस्तु के अंदर तो ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर वो कार्य किया जाता है उसके अंदर ऊर्जा की वृद्धि होती है। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा को स्थानांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर। ठीक है, तो ये तो था सारा कुछ आपका ऊर्जा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के प्रकार, या ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं। ऊर्जा अनेक तरह की आपने ऊर्जा पढ़ी है, बहुत सारी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वाष्पीकरण की, ठीक है, जो पवन चक्कियों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, या फिर नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हमारे, तो बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ठीक है, हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनके बारे में आपने देखा है और पढ़ा भी, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या आगे आपके आएंगी ये चीज़ें। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इसके दो रूप के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा दो रूप से बांटी जाती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो वो देखते हैं। ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। पहली है हमारी गतिज ऊर्जा और दूसरी है हमारी स्थितिज ऊर्जा। अब दोनों में ही वर्ड से ही पता चल रहा है, गतिज ऊर्जा में गति की बात कर रखी है, स्थितिज ऊर्जा में स्थिति की बात कर रखी है। स्थिति का मतलब क्या होता है, उसका आकार, शेप, साइज, जो कुछ भी है वो सारा कुछ उसकी स्थिति बनाता है। उसके आसपास की चीज़ों के अपेक्ष, जो सापेक्ष जो है, उसकी जो आकार है, जो उसका द्रव्यमान है, ठीक है, जो उसका साइज है, ये सारी चीज़ें उसकी स्थिति को बताते हैं, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो अगली हेडिंग डालिएगा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है वो देखिए। हम कुछ ऐसे बताएंगे गतिज ऊर्जा कि जब किसी वस्तु की गति के कारण, जब किसी वस्तु की गति के कारण उसमें विद्यमान ऊर्जा होती है, वही उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। एक बार लिखते हैं फिर समझते हैं। किसी वस्तु में, किसी वस्तु में, ठीक है, हम लिखें किसी गतिशील वस्तु में, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कि किसी भी वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण उसमें ऊर्जा जो होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक चीज़ बताई कि हमने किसी कार को धक्का लगाया, कार ने चलना शुरू कर दिया, कार के अंदर क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। लेकिन वो ऊर्जा उसके चलते चलते आ रही है। पहले तो वो रुकी हुई थी, जब हमने धक्का लगाया, हमने नहीं लगाया तो इंजन स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से तो उसको स्टार्ट किया ही जाएगा एक चलाने के लिए। तब उसमें जो चलने की वजह से उसके वेग में परिवर्तन हुआ और वो चलना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से उसमें जो ऊर्जा आती है उसको बोला जाता है गतिज ऊर्जा। अब जैसे मान लिया जो हमारी पिस्टल की जो एक गोली होती है, ठीक है, एक छोटी सी बंदूक की गोली है, अगर हम उसको ऐसे हाथ से किसी को ऐसे मारने की कोशिश करें तो क्या वो उस जो सामने वाला इंसान है या सामने कोई चीज रखी है, क्या उसको तहस नहस कर पाएगी, या क्या उसको ज्यादा इफेक्ट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उसको उसकी बजाय थोड़ा और तेजी से मारें तो क्या पता थोड़ा सा इफेक्ट कर जाए, और तेजी से मारे और ज्यादा इफेक्ट करेगी। और जैसे ही बंदूक से चलाया जाएगा तो वो उसको, सामने वाले इंसान को मार भी सकती है, किसी भी ऐसी कोई दीवार से निकल भी सकती है आर पार। ऐसा क्यों? क्योंकि गोली वही थी, साइज भी वही था, ना उसका भार बढ़ा, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने उसकी क्या बढ़ा दी, गति बढ़ा दी। गति से क्या हुआ, उसकी ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा, और उसी ऊर्जा के कारण उसने क्या किया, इतने बड़े कार्य को कर दिया।
तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण एक उसमें ऊर्जा अपने आप आ जाती है और वही ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो जो बंदूक की गोली को जब चलाया जाता है तो उसकी गति बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही निकल जाए। तो वो उस गति के कारण ही उसमें एक ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा, उसी ऊर्जा के कारण जो सामने वाली चीज़ है वो नष्ट कर सकती है। तो ये था गतिज ऊर्जा। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए हमने किसी पत्थर को किसी कांच पे मारा, तो क्या वो कांच के लगकर, हल्के से मार दिया हमने, क्या वो कांच को तोड़ पाएगा? नहीं। अगर हल्के से ही मारा है तो छोटा सा पत्थर, उसी को अगर थोड़ा और जोर से मार दिया जाए और फिर और जोर से, तो वो उस कांच को पूरे को तोड़ सकता है। क्यों? गति के कारण उसमें क्या आई, एक ऊर्जा आई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने उसको क्या किया, गति के कारण ही उसमें एक ऊर्जा आई और उसने उस कांच को तोड़ दिया। या फिर हम देख सकते हैं कि कोई भी आराम आराम से एक गाड़ी चलती आ रही है और उस गाड़ी ने क्या किया, बिल्कुल हल्के से किसी किसी भी इंसान को टक्कर मार दी, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल 10 की स्पीड से भी कम से आ रही है, तो वो क्या पता इंसान सिर्फ हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। लेकिन वही गाड़ी, सेम वही गाड़ी और वही इंसान खड़े हैं और वो गाड़ी बिल्कुल तेज स्पीड से आ रही है, 60 से अबो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत तेजी से आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा या कुछ ज़्यादा। तो क्या करेगी, एक बार में ही उस इंसान को क्या कर सकती है, उड़ा सकती है। अब इन दोनों ही केस में हम देख सकते हैं कि गति तेज हुई तो ऊर्जा ज्यादा बनी, ऊर्जा ज्यादा हुई तो उसने सामने वाला कार्य जो है वो अच्छे से और ज्यादा जल्दी और बड़े पैमाने पे कर दिया। बड़े पैमाने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा कार्य कर दिया। क्यों? उसकी गति ने ऊर्जा इतनी बढ़ा दी कि वो अब और बड़ा कार्य करने की क्षमता रख सकती है। तो ध्यान से समझिएगा, गतिज ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। उदाहरण के तौर पे आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं। अब इसको लिखा किससे जाता है, देखिए गति जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को जो लिखा गया है यहाँ पर, ऊर्जा होती है हमारी एनर्जी, और इसको लिखा जाता है ई से, इसको लिखा जाएगा ई से, ई से। यहां पर ये ऊर्जा हो गई हमारी। और गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो कभी भी अब याद रखिएगा, हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, ई के नीचे छोटा सा के लगा दीजिए, के का मतलब होता है काइनेटिक यानी कि गतिज, और ई का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। इससे गतिज ऊर्जा को ई के से लिखा जाता है। कई बार सिर्फ के से लिख देता है और कई बार ई के से लिख देता है, तो उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब देखते हैं, मान लीजिए हमने लास्ट क्लासेस के अंदर जो लास्ट हमने चैप्टर किए थे उनमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, और मैंने आपको एक बार तो ये बताया था, जो गति का चैप्टर हमने किया था 8वां, उसमें आपने गति के समीकरण पढ़े थे, 3 समीकरण। तो उसमें मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसका जो एनर्जी का जो है फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने वहां तो पढ़ लिया कि जो हमारी एनर्जी ऊर्जा होती है ये किसके बराबर होती है, कार्य करने की क्षमता, या फिर कार्य को ही लिख सकते हो। तो कार्य का मतलब क्या है कि ऊर्जा अगर निकालनी है तो क्या कीजिए, कार्य निकाल लीजिए। कार्य का मतलब F गुणा, अगर E निकालना है तो W निकाल लीजिए, जो होता है F गुणा D। D यहाँ पे क्या है, D हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। कई बार इसको S से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे एक उदाहरण लिखेंगे। माना कोई वस्तु, मान लिया कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका त्वरण, जिसका त्वरण a है और F बल, और F बल यानी F जो कोई भी बल है, त्वरण a है, F बल लगाने पर, F बल लगाने पर या F बल लगाने पर त्वरण a हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
किसी वस्तु में या वस्तु पर F बल लगाने पर, F बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाती है, वह गति करती है, यदि या फिर हम लिखेंगे F बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण A है, उसमें उत्पन्न जो त्वरण है A है, और प्रारंभिक वेग u व अंतिम वेग v है, तो अब इस केस में देखिए, ये सिर्फ केस बताया गया है, इसमें हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखिए। आपको F बल दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि गति के द्वितीय नियम द्वारा क्या बताया गया था? द्वितीय नियम द्वारा कि F जो होता है वो मान लिया उस वस्तु का जो द्रव्यमान है, यहां पे लिख लीजिएगा, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है, m यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है, तो F हमारा बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में उसका जो त्वरण था, F बराबर ma। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, इसको पहली समीकरण नाम दे दीजिएगा। फिर हम बताते हैं कि ये तो गति के नियम के द्वारा द्वितीय नियम, अब गति के समीकरण के द्वारा, एक गति का समीकरण हमने देखा था, गति के तृतीय समीकरण द्वारा क्या देखते थे? तृतीय समीकरण याद कीजिए आपका क्या था? वो था 2as बराबर था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जिसमें a उस वस्तु का त्वरण, s उसके द्वारा किया गया विस्थापन, v उसकी अंतिम वेग और u उसका प्रारंभिक वेग है। और केस कुछ ऐसा है, ये केस मान रखा हमने कि एक गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया जिसका प्रारंभिक वेग था 0, और यहाँ से ये यहाँ चली गई बल लगाने पर, F इसके ऊपर बल लगा इस तरफ, और इसने विस्थापन किया s, और इसका अंतिम वेग हो गया v, और त्वरण इसमें था a। ये सारी चीजें हमने देखी, तो ये हमारी हो गई गति के तीसरे समीकरण के द्वारा। तो हम देखते हैं यहां से s की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और 2a आ जाएगा हमारा डिवाइड में, ये जो 2a है ये डिवाइड में चला जाएगा। और यहां से हम क्या देखते हैं? यहां से हम ये देखेंगे कि जो कार्य होता है, क्योंकि हमें कभी भी, मैंने आपको बताया, अगर ऊर्जा निकालनी है तो कार्य को निकाल लीजिए, वही ऊर्जा होती है। कार्य जो होता है W, वही किसके बराबर होगा? ऊर्जा, एनर्जी। और कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा। तो हम यहां पे लिखेंगे ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? E के कार्य के बराबर होगी। कार्य किसके बराबर होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो E के, यहां पे हम W नहीं लिखेंगे, एनर्जी से ही चलेंगे, तो ये E के किसके बराबर होगा? बल जितना लगा, बल हमारा लगा F, गुणा बल में विस्थापन। अब इस तरफ विस्थापन हुआ S का, S, दोनों की वैल्यू दोनों समीकरण से पुट कीजिए। E के हमारा बनेगा, F की वैल्यू थी हमारी m गुणा A, तो यहाँ पे हमने रख दिया m गुणा A। S का हमारा मान था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और डिवाइड बाय 2a, और a से a क्या हो गया? कैंसल। तो E के का मान कितना बना? m बाहर है, अंदर है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और बटे में है 2। हम इस 2 को अलग अलग भाग कर लेते हैं और m के अंदर गुणा करेंगे, तो ये बनेगा, या फिर हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, m
गुणा वी स्केयर माइनस यू का मान कितना है। यू तो प्रारंभिक वेग था, क्योंकि शुरुआत में वो वस्तु रुकी हुई मानी गई थी कि रुकी हुई है, तब बल लगाया और तब उसने चलना शुरू किया, तभी तो उसमें एक गतिज ऊर्जा आई जब उसने चलना शुरू किया। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया उसका, 0 था। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे हमने रख दिया 0 का स्केयर और बटे में 2 है, तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा mv² अपॉन 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा E होगा, E का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E ये हमारा किसके बराबर बना, हाफ mv²। 1/2 को आगे लिख लिया गुणा में mv², इसके बराबर बना। तो आज से आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, चाहे आप +1 क्लास में जाएं चाहे आप +2 क्लास में जाएं, कभी भी अगर गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो 1/2 उस वस्तु का द्रव्यमान और गुणा में उसके अंदर जो वेग था उसका स्केयर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गतिज ऊर्जा के बारे में। समझ में आया सभी को? बाद में हम इसको रिपीट भी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं उसकी जो दूसरा रूप था स्थितिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा हमने पढ़ लिया है, तो अब बढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के ऊपर। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, अब ये क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें हो। तो स्थितिज ऊर्जा कौन सी होगी, जो उसकी स्थिति के कारण हो। तो हम लिखेंगे किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण, अब स्थिति क्या हो सकती है, आकार, ठीक है, उसका आकार क्या है, बनावट, ठीक है, और क्या हो सकता है, बनावट हो गई, आकार हो गया आदि, ये इसकी स्थितियों को दर्शाता है। और ये सारी चीजें कंपेयर की जाती हैं जब उसके आसपास की वस्तुओं के साथ, तब पता चलता है कि उसकी स्थिति क्या है, आकार में किससे बड़ी और किससे छोटी है, ठीक है, उसका बनावट किससे अलग है और किससे सेम है। तो ये चीजें कंपेयर की जाती हैं, तभी पता चलता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण विद्यमान ऊर्जा, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को क्या बोला जाता है, देखिए स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे, किसी वस्तु में विद्यमान, किसी वस्तु में विद्यमान स्थिति के कारण उसकी ऊर्जा को क्या बोला जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और इस स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। जो ये वर्ड है पोटेंशियल, ये बताता है उसकी स्थिति की क्षमता को। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, स्थिति की क्षमता। तो उस स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा है, स्थिति की क्षमता के कारण जो उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा की क्षमता जो है वही उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। कितना उसमें पोटेंशियल है, किसमें, उसमें स्थिति के कारण ऊर्जा है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और इसी तरीके से इसको लिखा किससे जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को उसको लिखा गया था ई के से, पहला वर्ड नीचे आ गया था, इसमें आएगा ई पी से, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ईपी स्थितिज ऊर्जा से लिखा जाता है, से लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर उसके तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल थे, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया मेरे पास कोई भी, मान लिया ये छोटा सा है, कोई एक बड़ा पत्थर है और मैंने उसको इतनी ऊंचाई पर उठा रखा है ऐसे, तो इसके कारण क्या होगा, मेरे को इसके कारण, ये अगर बड़ा हुआ बहुत ज्यादा तो इसके कारण मुझे बल लगना शुरू होगा एक। देखिए यहां पर है ये, ना मैंने इसको चला रखा, सिर्फ यहां पे उठा रखा है, तो इसके कारण बल लगना शुरू होगा, मेरा हाथ दुखना स्टार्ट हो जाएगा और मेरे को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी को यहां रखूं, बिल्कुल ऊपर यहां उठाए रखूं, तो और भी ज्यादा मेरे को उसमें क्या होगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी मेरे को,
उसको उठाने में, इतनी ऊंचाई तक रखने में, या किसी पत्थर को सोच लीजिए 100 मीटर ऊपर तक उठाकर रखा जाता है, तो उसको वहां तक उठाने में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, वहां तक उसकी पोजीशन को बनाए रखने में हमें उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। और वो ऊर्जा देंगे तो उसमें तो वो ऊर्जा चली गई, क्योंकि उसकी स्थिति के कारण वहां पर स्थिति हुई, वहां पे बन गई। अब वहां से पत्थर को छोड़ा जाए तो नीचे आने वाली हर एक चीज को क्या कर देता है, तहस नहस कर देगा। ठीक है, मतलब उसके नीचे आने वाली हर एक चीज को वो क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है उस पर गिरकर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ऊंचाई पर हम उसको उठाएंगे उसकी स्थिति में परिवर्तन आता जाएगा, स्थिति में परिवर्तन आएगा, ऊपर जाते जाएंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी वस्तु की स्थिति, जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी चीज की जो स्थितिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है। कारण क्या है वो आप सुन लीजिए, क्योंकि हमें ऊर्जा का पता है, ऊर्जा हमारी बराबर होती है। हमने देखा था ऊर्जा का मेन कारण है सिर्फ उसका बल और उसका विस्थापन, वही होता है। बाद में जो कटपिट के जो भी बनेगा उसका फॉर्मूला वो देखते हैं। तो यदि उसकी ऊर्जा ऊपर निकालनी है तो आप सोचिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में, कि जब कोई वस्तु का जो भार है, ठीक है, उस पर एक गुरुत्वीय त्वरण लगता है जिसको बोलते हैं जी, और उसके कारण जैसे ही हम उसको ऊपर उठाते जाएंगे तो उसके अंदर वो जी का मान जो बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां से छोड़ा जाएगा तो बहुत तेजी से नीचे आएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब अगर हम कहें कि कोई नीचे कोई भी यहां पर कोई भी चीज रख रखी है, ऊपर से हमने क्या किया, कोई भी 10 किलोग्राम का हमने कोई भी एक, ठीक है, कोई भी लोहे की चीज ली और उसको छोड़ दिया, कोई भी बड़ी सी, तो हमने सिर्फ इतनी ऊंचाई से छोड़ा, वो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। उसी को हमने 10 मीटर ऊंचाई से छोड़ दिया, वो उसको इफेक्ट करेगा। ऐसा क्यों? स्थिति बढ़ी, स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा बढ़ गई, उसी ऊर्जा ने क्या किया, बाद में गतिज ऊर्जा में चलते हुए गतिज में बदल जाएगी, वो आगे पढ़ेंगे। तो उसी ऊर्जा ने क्या किया, उस चीज को क्या कर दिया, इफेक्ट पहुंचाया, नुकसान पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो स्थिति के कारण उसकी ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब मान लीजिए यहां पर कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहां पर कोई ब्लॉक है और हमने इसको यहां पर उठा रखा है, यहां उठा लिया h हाइट से, हमने इस ब्लॉक को यहां से यहां उठा लिया, इसका द्रव्यमान था m और यहां था m, हमने इसको इतने ऊंचे तक क्या कर दिया, उठा लिया। तो यहां पे हमें पता है इसके बीच में एक गुरुत्वीय त्वरण जी वर्क कर रहा होगा और इसके ऊपर एक बल जरूर लग रहा होगा, और वो बल क्या होगा, देखिए एनर्जी तभी बनती है जब बल लगेगा। ठीक है, एनर्जी तभी बनेगी जब बल लगेगा। तो यहां पर बल कैसे लग रहा है, बल इसके वजन के कारण, वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है तो उसके अंदर एक नीचे की तरफ खिंचाव आ रहा है, एक बल लग रहा है नीचे की तरफ, और उसी कारण से इसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है जी। और ये मान लिया एच हाइट पर उठाई गई है, तो सोचिए मैंने इसको एच हाइट पर उठा रखा है यहाँ से, जिसके बीच की जो ऊंचाई है ये एच है, इसका द्रव्यमान है एम, और इसके गुरुत्वीय त्वरण जो है यहाँ पर वो क्या होगा, जी। तो हमें पता है बल जो एफ होगा किसके बराबर होगा, एम जो उसका द्रव्यमान है और जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। अब गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है जब गुरुत्वाकर्षण में ऐसे रखा जाता है ऊपर, तो ये हो गया एम गुणा जी। ठीक है, और हम देखते हैं कि विस्थापन कितना किया, विस्थापन हम यहाँ पे कोई केस नहीं ले रहे, वो गतिज ऊर्जा का केस था जिसमें हमने चलाया था किसी वस्तु को वगैरह वगैरह, हमने उसमें भी फॉर्मूला वही लगाया था कि बल गुणा में विस्थापन, वो बाद में कटने के बाद जो कुछ बना, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। बल बना इसमें एम गुणा जी, स्थिति के कारण, ऊंचाई पर उठाने के कारण त्वरण जी आया, द्रव्यमान एम हुआ, विस्थापन हुआ उसके अंदर मान लीजिए एच का दे रखा है हमें, तो ऊर्जा हमारी हो जाएगी, ऊर्जा जो लिखेंगे हम स्थितिज ऊर्जा, जिसको लिखेंगे ई पी से, वो बराबर होगी कार्य के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी चीज की ऊर्जा निकालनी है तो क्या निकालिए, कार्य को निकाल लीजिए। ये होगा एफ गुणा उसके अंदर जितना विस्थापन हुआ, बल गुणा बल की
दिशा में विस्थापन। तो हम यहाँ पर ई पी की वैल्यू निकाल रहे हैं। बल इस पर लगा एफ एम जी के बराबर, और गुणा में क्या आया उसका एच, जो उसका क्या था विस्थापन। यहाँ एम को छोटे एम से लिख लीजिए, क्योंकि वस्तु का जो द्रव्यमान है छोटे एम से प्रदर्शित कर रखा है। तो ये हो गया हमारा एम, और ये हो गया जी, और ये एच। तो यहाँ से बना हमारा एम जी एच। तो आज से आपने फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी अगर हमें किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है तो हम क्या निकाल लेंगे, एम जी एच। उसके द्रव्यमान की और गुरुत्वीय त्वरण की, और जितनी ऊंचाई पर रख रखा है उसको, जहां पर रख रखा है उसकी क्या ले लेंगे, गुणा। समझ में आया? अब यही केस हम एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लिया अभी अभी मैंने आपको यह बताया कि एक वस्तु को यहां पर उठा रखा है और यहां से ऐसे, और बीच की हाइट है इनकी h। गुरुत्वीय त्वरण यहां पे लग रहा है g, नीचे की तरफ लगेगा। मैंने दोनों तरफ से एरो लगाई हैं। ये लग रहा है जी, और यहीं पर मैंने क्या किया, एक केस ये लिया। देखो यहां से मैंने इसको सीधा ऊपर उठा दिया, एक मैंने क्या किया, यहां से यहां ले गई, यहां से यहां ले गई, यहां ले गई, फिर यहां ले गई और यहां उठा दिया। ठीक है, और यहां भी हाइट हमारी बनी एच, जी लगा नीचे की तरफ। दोनों की देखिए, दोनों में ही एक डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। इसमें भी मैंने इसको यहां से यहां उठाया, इसमें मैंने इसको यहां से होते हुए ऐसे उठाया। ठीक है, तो दोनों में एनर्जी की बात कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी होगी, कितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या ये स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी? ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो कभी भी लगने वाले बल के रास्ते के ऊपर नहीं डिपेंड करती, मतलब जिस रास्ते से वो गई है उस पर निर्भर नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ वो उसके अंतिम और उसके प्रारंभिक दो बिंदुओं पर ही निर्भर करती है। क्यों करती है? क्योंकि ऊर्जा निकालने के लिए विस्थापन की जरूरत होती है, और विस्थापन हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये डिपेंड नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस रास्ते से गई है, बस जितनी हाइट तक उठाई गई है उसके कारण जितना उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो रहा है नीचे की तरफ वो, और जितना उसका द्रव्यमान है, सिर्फ इन्हीं की वजह से उसकी ऊर्जा बनेगी। अदरवाइज ये कोई भी फैक्टर उस पर वर्क नहीं करेगा कि उसको कहाँ से लेकर गया जाया जाएगा और कहाँ से नहीं। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा आपकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है आज। तो बच्चों, आज हमने ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया कि ऊर्जा क्या है, किसी भी कार्य करने की क्षमता। फिर ऊर्जा के एसआई मात्रक के बारे में हमने बात की। फिर हमने देखा कि ऊर्जा के रूप क्या क्या हैं, और याद रखिएगा ऊर्जा को स्थानांतरित किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर। और ऊर्जा के रूप हुए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो हमने अच्छे से दोनों ही पढ़ लिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में हम इनके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने बताया था आपको, साथ के साथ करते जाएंगे, और आगे फिर हम इसके जो बाकी टॉपिक बचते हैं वो कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।